नमस्कार, मैं हूं रातुल विजयलवान और आप देख रहे हैं हमारे साथ सरोकार। सरोकार है सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक चेतना के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। इसीलिए दूरदर्शन देहरादून की हमारी टीम आज पहुंची है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान मोहकमपुर में। हमारा आज का विषय है ऊर्जा, पर्यावरण और नवाचार। 14 अप्रैल 1960 से कार्यरत आईआईपी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत देश की 37 CSIR प्रयोगशालाओं में से एक है, जो कि देश की ऊर्जा ज़रूरतों को एक नई दिशा दे रहा है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और कौशल विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक जैव ईंधन, प्लास्टिक अवशिष्टों को ऊर्जा में बदलने और पेट्रो रसायनों को हमारी वर्तमान एवं भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों के हिसाब से विकसित करने में लगे हैं। पर्यावरण संतुलन के साथ किस प्रकार से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित किया जा रहा है, उनमें अनुसंधान किए जा रहे हैं। देखते हैं संस्थान की एक झलक। ऊर्जा, पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत, ये तीनों तभी संभव है जब वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं से निकलकर समाज तक पहुंचे। देहरादून स्थित CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अर्थात IIP पिछले 6 दशकों से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे नवाचार विकसित कर रहा है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को नई दिशा दे रहे हैं। आइए जानते हैं IIP की कुछ प्रमुख तकनीकों के बारे में। भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है और इस भविष्य को कुशल तकनीशियनों की आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य से IIP में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण सुविधा विकसित की गई है। यहाँ युवाओं को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ई मोटर, वाहन डायग्नोस्टिक्स तथा सुरक्षा मानकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बन सके। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में संस्थान ने डीजल जनरेटर के लिए ड्यूल फ्यूल तकनीक भी विकसित की है। इस तकनीक में डीजल के साथ पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे डीजल की खपत में उल्लेखनीय कमी आती है और प्रदूषण भी कम होता है। यदि गैस की आपूर्ति बाधित हो जाए तो यह प्रणाली स्वतः डीजल मोड में कार्य करने लगती है। रसोई से निकलने वाला प्रयुक्त खाद्य तेल भी अब बेकार नहीं रहेगा। IIP ने ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है जिसके माध्यम से इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल से सामान्य तापमान पर ही उच्च गुणवत्ता का बायोडीजल तैयार किया जा सकता है। यह तकनीक ऊर्जा की बचत करने के साथ साथ स्वच्छ ईंधन के उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। इसी प्रकार विमानन क्षेत्र को हरित बनाने की दिशा में संस्थान ने सतत विमानन ईंधन अर्थात सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विकसित किया है। यह तकनीक प्रयुक्त खाद्य तेल सहित विभिन्न जैविक स्रोतों से विमान ईंधन तैयार करने में सक्षम है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। IIP का शोध यहीं तक सीमित नहीं है। संस्थान ने कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस से मेथनॉल उत्पादन की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। साथ ही अपशिष्ट प्लास्टिक को पेट्रोल और डीजल जैसी उपयोगी ईंधनों में बदलने की तकनीक भी विकसित की गई है। ये दोनों नवाचार अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कृषि एवं जैविक अपशिष्ट से बनने वाली बायोगैस को उच्च गुणवत्ता वाले बायोमीथेन में परिवर्तित करने की तकनीक भी IIP की एक बड़ी उपलब्धि है। इससे स्वच्छ ईंधन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल रहा है। संस्थान द्वारा विकसित ऊर्जा दक्ष PNG बर्नर, भट्ठी, चीड़ की पत्तियों से तैयार जैव ईंधन, ब्रिकेट तथा ईंट भट्टों के लिए विकसित ऊर्जा दक्ष तकनीकें इस बात का प्रमाण है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सीधा लाभ आम नागरिक, किसानों, उद्योगों और पर्यावरण को भी मिल रहा है।
विज्ञान तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज तक पहुंचे। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की ये स्वदेशी तकनीकें ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बना रही है। शोध और नवाचार की यह सतत यात्रा देश को हरित, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है। आगामी ऊर्जा संकट को देखते हुए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, हमारी भावी पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, जानकारी के लिए शामिल होते हैं चर्चा में। हमारे साथ हैं IIP के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात आती है उद्देश्य की कि तो IIP का उद्देश्य क्या है, दूसरी बात यहाँ पर क्या काम हो रहे हैं, और जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके जानकारी के लिए यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है। तो देखिए, जैसा 1960 में जब इस संस्थान की स्थापना हुई थी तो उस समय देश में पेट्रोलियम रिसर्च के ऊपर कोई जानकारी नहीं थी। तो देश के अंदर ऊर्जा के एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारा पेट्रोलियम, तो उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे अपने देश में, उसके लिए एक संस्था है IFP, इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे पेट्रोल, फ्रांस की एक कंपनी है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ शुरू में उन्होंने हमारी हैंड होल्डिंग करके इस संस्थान के 1960 से 1963 तक हम IFP के साथ हमने काम किया था, और वहाँ से एक देश में एक नॉलेज बेस डेवलप किया पेट्रोलियम एरिया के ऊपर। और ये देश का पहला ऐसा संस्थान था जिसने पेट्रोलियम रिसर्च स्टार्ट करी थी। आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आज हमारे देश में जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज़ हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उन सब की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब में को बनाने में कहीं ना कहीं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का योगदान है। तो ना सिर्फ अपने संस्थान में हम लोग शोध कर रहे हैं, बल्कि हम लोग देश के अंदर जो दूसरी रिफाइनरीज़ हैं उनको भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। आपने जो बच्चों के बारे में जो पूछा कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, तो जितने भी लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं देहरादून में या आसपास के उत्तराखंड के क्षेत्रों में, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ आमतौर पर बहुत ज़्यादा हाई टेक इंस्ट्रूमेंट की अभाव रहता है, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, आसपास की सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU किया है कि वहाँ के बच्चे 1 महीने की 2 महीने की इंटर्नशिप हमारे यहाँ करें आके, और वो हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स में अपना हाथ यूज़ करें, हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो उनको, और ये भी पता चले कि पेट्रोलियम और जैसा आपने बताया कि जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में जो नया शोध होना चाहिए, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो बच्चों को पता चले। तो इसलिए हम काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी। अच्छा, स्कूली जो बच्चे हैं हमारे, जैसे 12th तक के बच्चे हैं विद्यालयों के, हाँ, जो छोटे बच्चे हैं उनको, जो 12वीं से छोटे बच्चे हैं, हमारे जिज्ञासा प्रोग्राम के अंदर हम उनको बुलाते रहते हैं, उनके लिए ओपन डे करते हैं ताकि वो सारी लैब में घूमें, और बहुत ही आम सरल भाषा में उनको समझाते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए और साथ के साथ अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संस्थान किस दिशा में काम कर रहा है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इससे जोड़ेंगे तो वो उनका जो रुचि भी उसमें जागृति उनकी होगी। डॉक्टर साहब, बात करते हैं कौशल विकास की। अब कौशल विकास के लिए संस्थान के द्वारा कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस तरह के कई सारे स्किल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। हम लोग वेबसाइट पे उनका एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि कब कौन सा प्रोग्राम चालू होने वाला है। अधिकतर प्रोग्राम हम ज़्यादा जो पेट्रोलियम क्षेत्र में जितना भी एनालिसिस होता है, जितना भी हम जो एनालिसिस करते हैं, चाहे वो गैस क्रोमेटोग्राफी हो या मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो, NMR हो, इंजन टेस्टिंग्स हो या CFR इंजन की टेस्टिंग होती है, उस तरह के प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, जिनको कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बड़ी ज़रूरत है। देश को विकास करने के लिए स्किल मैन पावर चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, उसको हम बच्चों के सामने खोल देते हैं ताकि वो आकर के सीखें। और वो ऑलमोस्ट हमारे हर 1 महीने 2 महीने में इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं। जी डॉक्टर, जैसे वाहन प्रदूषण का है तो उस पर जो व्यावहारिक प्रशिक्षण है उसमें क्या किया जा रहा है? हाँ, उसमें हम लोग अभी MORTH के तरफ से जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से एक प्रोग्राम हम ट्रेनिंग देते हैं। उसमें RTOs आते हैं, उनके ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स आते हैं, उनको बताते हैं कि पोल्यूशन
कैसे कम किया जा सकता है, क्या नई सुविधाएं आ रही हैं, क्या नई इंजन टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह के फ्यूल डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पहले हम लोग विश्व स्तर से 1 या 2 स्टैंडर्ड नीचे काम करते थे। जब यूरोप में यूरो 3 चलता था तो हम भारत 2 BS2 की बात करते थे। आज हम बिल्कुल विश्व स्तर के साथ चल रहे हैं। अगर यूरो 6 यूरोप में चल रहा है तो यहाँ भी BS6 चल रहा है, हमारा भारत स्टेज 6 चल रहा है, और हम लोग अभी BS7 में जाने की तैयारी में हैं। तो कैसे गाड़ियों का नंबर बढ़ रहा है। देश में इस समय लगभग 40 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल घूम रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उतनी सारी गाड़ियाँ अगर धुआं छोड़ेंगी तो हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा। तो इसके लिए इंजन में भी सुविधाएं इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। जी डॉक्टर, ई व्हीकल की हम बात करते हैं, जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर के आपने बोला था जो बैटरी से चलते हैं, तो उसके लिए क्या कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है? हाँ, हमारे यहाँ पे EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास बहुत बड़ा एक सेटअप है, और उसमें हम हर तरह का ज्ञान उन लोगों को दे रहे हैं जो भविष्य में एक तो हमारे देश में EV मैकेनिक्स की बहुत कमी है अभी, क्योंकि ये नया तकनीक अभी आई है। तो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो ड्राइवर्स हैं उनको क्या प्रशिक्षण दिया जाए, उसके लिए हमारी एक बहुत अच्छी लैब है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अच्छा ट्रेनिंग भी देते हैं, और वहाँ काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है हमने उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, बैटरी की जो एक लाइफ होती है रिचार्जेबल है, तो ये क्या इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बढ़ावा नहीं मिल रहा, जैसे ई कचरा है हमारा, या इसका कोई और रिचार्जेबल या कोई रिसाइकलिंग कुछ है प्रोसेस? हाँ, अभी देखिए बैटरी की लाइफ जो खास करके जो इलेक्ट्रिक बैटरी कारों में या व्हीकल्स में यूज़ होती है, उसकी लाइफ 8 से 10 साल होती है। तो जिस हिसाब से EV अभी आया है, तो अभी ई वेस्ट जनरेट होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 4, 5, 6 साल के बाद ये ई वेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए CSIR ने एक बहुत बड़ा हमने प्रोग्राम चालू किया है, उसका नाम है बैटरी टू बैटरी, कि जो बैटरी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ बैटरी से निकाल करके और फिर से उनको परिष्कृत करके नई बैटरी बनाने में उनका इस्तेमाल करें। तो इसमें हमारी कई सारी लेबोरेटरीज़ हैं, IIP उसमें एक है, CMRI है, दुर्गापुर में है, मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिकरी है, कराईकुड़ी में है, NCL पूना है, IICT है। ये सब लैब मिल कर के हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि बैटरी वेस्ट से कैसे वापस बैटरी के कंपोनेंट को बनाया जाए। जी बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, रिड्यूस रीयूज, यस, इसको हम उसका लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक प्लास्टिक बहुत बड़ी विकट समस्या है। अब प्लास्टिक से निजात पाने के लिए, ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या हम तरीके अपना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न को बताऊंगा कि प्लास्टिक समस्या नहीं है। जी, इसलिए नहीं है समस्या कि आप देखिए हम 140 करोड़ की आबादी है। जी, आज आप जो कपड़े पहन रहे हैं और मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, ये सब प्लास्टिक से बना हुआ है, रिसाइकल्ड है जो पॉलिएस्टर से बना है ये। पॉलिएस्टर एक तरह का प्लास्टिक होता है। आप इमेजिन करिए कि आज प्लास्टिक नहीं होता और हम सब लोग सूती कपड़े पहन रहे होते, तो देश के कितने बड़े भूभाग की खेती की ज़मीन में हम कपास उगा रहे होते, बिल्कुल कपड़े की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक अपने आप में कोई समस्या नहीं है, प्लास्टिक का गलत उपयोग एक समस्या है कि हम इस्तेमाल होने के बाद उसको सही से फेंकते नहीं हैं, सही से डिस्पोज नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मैं प्लास्टिक को दोषी नहीं मानता, मैं हमारे देश के नागरिकों किस को प्रकार से उपयोग कर उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से प्लास्टिक के बारे में इतनी बड़ी भ्रांतियाँ हुई हैं। वरना इतना अच्छा मटेरियल जो कि सस्ता है, जो हल्का है, जो मोल्डेबल है, जो नॉन कंडक्टिव है, कंडक्टिव है, ड्यूरेबल है, नॉन कोरोजिव है, सारी उसके अंदर अच्छी अच्छाइयाँ हैं। सिर्फ पायरोलिसिस पूछना चाहूँगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो उसका एक गलत तरीके से फेंकने की वजह से हम इस अच्छे मटेरियल को गाली देते रहते हैं। जी। तो अब आप ये बोलेंगे कि फिर क्या करें हैं, तो वहाँ पे जो आपने अभी पूछा कि हम इस वेस्ट प्लास्टिक से, प्लास्टिक का इस्तेमाल होने के बाद उससे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, प्लास्टिक आप कहीं पे भी देखेंगे तो उसके अंदर एक ट्राइंगल होता है जी। उस ट्राइंगल में 1 से लेकर के 7 तक के नंबर लिखे होते हैं, और वो नंबर इसलिए लिखे जाते हैं कि अलग अलग प्लास्टिक को कैसे क्लासीफाई किया जाए जी। तो उसमें से जो 2 प्लास्टिक हैं, एक पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन, जितनी भी थैलियाँ होती हैं वो पॉलीइथिलीन की होती हैं, और जो प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन होते हैं या कुछ आपके हार्ड प्लास्टिक का सामान होता है वो पॉलीप्रोपिलीन और पॉली HDPE से बनता है। ये 2 ऐसे प्लास्टिक हैं कि अगर हम इनको तोड़ दें तो इनसे वापस से आप बहुत ही यूज़फुल, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और एरोमेटिक्स बना सकते हैं। तो हमारा संस्थान, अभी जब आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा 1 टन पर डे का एक पायलट प्लांट हमने लगाया हुआ है जो कि प्लास्टिक को कन्वर्ट कर रहा है यूज़फुल चीज़ों में, जिसमें कि पेट्रोल, डीजल और एरोमेटिक्स हैं।
डॉक्टर साहब, प्रदूषण का कोई खतरा तो नहीं होता जब हम प्लास्टिक को ऊर्जा में बदल रहे हैं? नहीं, वो उसके लिए जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस इस तरह का होना चाहिए कि आप उसमें ऊर्जा वो ना करें। तो हमारे यहाँ जो प्लास्टिक बनेगा, उस प्लास्टिक को बनाने में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो तकनीक विकसित होगी उसमें पर्यावरण के लिए मिनिमम खतरा हो। तो स्वच्छ तरीके से उसको वेस्ट प्लास्टिक को फ्यूल्स में और केमिकल्स में बदला जाए। उपयोग की आपने बात की प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक बैंक क्या हैं और कैसे काम करते हैं? हाँ, तो प्लास्टिक बैंक अभी आप देखेंगे कि जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती हैं वैसे तो उसमें आपको दो तरह का कचरा मिलता है, सूखा कचरा, गीला कचरा। लेकिन हमारे अभी ओवरऑल सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो वहाँ जहाँ ले जाके डंप कर रहे हैं वहाँ फिर से मिक्स हो जा रहा है। जी जी। तो प्लास्टिक बैंक हमने हमारे साथ एक NGO है, SDC फाउंडेशन करके देहरादून में, उनके साथ मिलकर स्कूल के बच्चों को ये समझाया गया कि आपके घर में जितना भी प्लास्टिक की थैलियाँ या दूध के पैकेट या खाली बोतलें होती हैं, आप उसको इकट्ठा करके लाइए। और स्कूलों के अंदर एक बैंक बनाया गया जिसमें कि वो प्लास्टिक डाला जाता है। तो आपको जान के बड़ी अच्छा लगेगा कि हम जितना भी शोध के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हमें सारा प्लास्टिक, जो 1 टन का जो हमारा प्लांट है पर डे का, उसे चलाने के लिए सारा प्लास्टिक हमारा उन प्लास्टिक बैंकों से आ रहा है, जो कि बच्चे, स्कूली बच्चे इकट्ठा करके उस बैंक जमा करते हैं। फिर उनकी NGO की गाड़ियां जाके जब वो भर जाता है उसे कलेक्ट करती हैं और ला करके हमको दे देते हैं। जो मैगी पॉइंट और ऐसे दुकानदार हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे प्लास्टिक की थैलियाँ रोज़ पैदा होती हैं, उनके पास भी उन्होंने डब्बे रखे हुए हैं जहाँ वो डब्बों में डाल देते हैं और उसे कलेक्ट करके हमको दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, इससे एक तो जागरूकता बच्चों में आएगी। अब डॉक्टर साहब, मोबाइल पायरोलिसिस यूनिट क्या है, देखिए कैसे काम करते हैं? हाँ, अभी 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक तो यह है कि सारे देश का जो बायोमास है जो खेतों में पैदा हो उसको इकट्ठा करो और किसी गाड़ी या ट्रेन में भर के एक बड़ी रिफाइनरी में लेके आओ और वहाँ उसको पायरोलिसिस करो जी। अब इसमें समस्या ये आती है कि एक तो ये बहुत बिखरा हुआ होता है, आपको कई सारे खेतों में जाके इकट्ठा करना पड़ेगा, वहाँ से कलेक्ट करके फिर उनको डीजल वाले ट्रक में या किसी गाड़ी में भर के एक जगह ले जाना पड़ेगा, उसको चलाने में आपको काफ़ी। और दूसरा, बायोमास की जो बल्क डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो एक ट्रक जिसमें आप 30 टन कोयला भर सकते हैं उसमें 3 से 4 टन बायोमास आएगा। इसी तरह से एक बड़ी ट्रेन का डब्बा जिसमें बहुत सारा कोयला भर सकते हैं या हाई डेंसिटी मटेरियल भर सकते हैं, बायोमास बहुत कम आएगा, तो उसको ले जाने में काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो क्या वहीं खेतों में जाके मोबाइल का मतलब ये है कि आपकी जो फैक्ट्री है वो खुद खेत तक चली जाए। अच्छा। तो ये मोबाइल पायरोलाइजर जो है वो व्हील्स में एक लगा हुआ पायरोलिसिस यूनिट होता है, उसको आप जगह पे ले जाइए, वहाँ का सारा बायोमास उसमें डाल के बायोचार बनाइए, बायो ऑयल बनाइए और जो गैस बनती है उस गैस को उसी को जलाने में इस्तेमाल करिए। उसके बाद ये 2 प्रोडक्ट को आप हाई डेंसिटी मटेरियल बना के ट्रांसपोर्ट कर लीजिए दूसरी जगह। तो वहीं पे इनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, कौशल विकास का? हाँ, कौशल विकास में हम उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और अभी आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इसी बायोमास पायरोलिसिस से हमने एक जो तेल निकलता है उस तेल का जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन होता है उससे हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने कृषि बाइंड का नाम दिया है जी। तो वो अभी हमने लगभग 24 MSMEs को वो टेक्नोलॉजी लाइसेंस करी है और देश में जितना भी बायोमास अवेलेबल होगा उससे बायो बाइंडर बना करके बायोमास के तेल से, और उसको सड़क बनने में जो बिटुमिन होता है, बायो बिटुमिन की तरह उसको यूज़ करेंगे हम। अभी हमारे देश का लगभग 50% बिटुमिन रिक्वायरमेंट हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो जो हमारे देश के जो कंडीशंस हैं, मतलब जैसे तापमान की है जो है, तो वो उसके लिए है चलेगा? असल में वो जो बायो बाइंडर है वो नॉर्मल बिटुमिन की क्वालिटी को अपग्रेड कर देता है। जो अभी जो हम बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें आप 10% बायो बाइंडर वाला बिटुमिन मिलाते हैं तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। अभी हम लोगों ने कई जगह किया हुआ है, ऐसा प्रयोग किए हैं। एक आसाम में एक नेशनल हाईवे 6 है जहाँ पर एक 100 मीटर का स्ट्रेच हमने बायो बाइंडर से MORTH के साथ मिलकर बनाया था और उसकी गुणवत्ता नॉर्मल सड़क से ज़्यादा अच्छी है। तो अभी जो ऊर्जा संकट दिखाई दे रहा है, इससे निपटने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ऊर्जा संकट आपको मालूम ही होगा कि हम लोग लगभग 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से। हमारे देश में क्रूड ऑयल का उत्पादन नहीं होता है और नेचुरल गैस का भी उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप होता है जिसमें कि हमारे सप्लायर बाधित होती है या हमारा सोर्स बाधित होता है, तो देश के ऊपर एक एनर्जी संकट आता है। उसको दूर करने के लिए कैसे देश के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज से ही अपनी एनर्जी को पूरा करा जाए,
उसके ऊपर काफ़ी सरकार का काफ़ी जोर है। तो उसमें एक तो कोयले को हमारे पास कोयले के भंडार बहुत सारे हैं, तो कोयले को कैसे परिष्कृत किया जाए, कैसे उससे ग्रीन, कोयला वैसे फॉसिल फ्यूल है लेकिन कैसे उससे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे CO2 का उत्सर्जन कम हो। हमारे पास बायोमास का बहुत बड़ा भंडार है। एग्रो बायो रोकना चाहूँगा, बिजनेस चीड़ की पत्तियाँ होती हैं हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या उसका कहीं उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आप देखिए कि एक 2-3 समस्याओं का एक निवारण है कि जो हमने अभी चंपावत में एक उत्तराखंड गवर्नमेंट और यूकॉस की मदद से हमने एक परियोजना चलाई थी चंपावत में, जिसमें कि हमने पाइन नीडल को ब्रिकेटिंग करके एक बायोफ्यूल बनाया था। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ें क्या है कि पहाड़ के अंदर अगर आपको एक LPG का सिलेंडर यहाँ से लेके जाना है तो वो एक बड़ी समस्या होती है, और ख़ास करके ऐसे सिनेरियो में जब LPG की सप्लाई भी थोड़ा बाधित हुई थी बीच में, अब तो काफ़ी स्टेब्लिश हो गई है, उस समय में वहाँ पे अगर कोई एक ऊर्जा का लोकल सोर्स मिल जाए उनको, तो पाइन नीडल की गुणवत्ता यह है कि पाइन नीडल बहुत तेज़ी से जलता है जी। तो एक बहुत अच्छा फ्यूल है वो। तो उसकी ब्रिकेटिंग करके वहीं के गांव के लोगों ने अपने यहाँ चूल्हों में इस्तेमाल किया, बेच करके उन्होंने अच्छा खासा पैसा आमदनी भी अर्जित करी है। और जितने जो कम्युनिटी किचन्स हैं या जो कुछ लोकल इंडस्ट्रीज हैं आसपास की, वो उसे खरीद रही है कोयले का रिप्लेसमेंट। तो एक तो कोयला से ज़्यादा अच्छा ग्रीन फ्यूल है वो, और दूसरा जब आप सारे जंगल से चीड़ की पत्तियों को निकाल लेंगे तो जंगल में आग भी नहीं लगेगी, तो उस एरिया की वनाग्नि से भी बड़ी राहत मिली है, और साथ के साथ एक अल्टरनेट फ्यूल भी मिला है। और इस समय में जब देश को एनर्जी की बड़ी ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल रहा है, और इसको सभी लोगों ने बड़ा सराहना करी, और इस बार का इसको ये स्कॉच अवार्ड भी मिला है इस परियोजना को। ये तो बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहब कि हम अगर मतलब जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है उसको हम फ़ायदे में बदल रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, तेल की हम बात करें, जैसे संतृप्त है, सैचुरेटेड तेल है हमारा, तो इसको ला के संस्थान में या कुछ ऐसा कोई व्यवस्था की जा रही है कि उसको परिष्कृत किया जा रहा है? जो खाद्य तेल है, खाद्य तेल, जिसको कि FSSAI ये बोलता है कि अगर आप 3 से 4 बार फ्राइंग कर चुके हैं किसी तेल में और उसके अंदर थोड़ा कालापन और कुछ प्रदूषित उत्पाद पैदा हो चुके हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको, जो घरों में तो जनरली ऐसा पैदा नहीं होता है, लेकिन जो होटल्स हैं जहाँ बार बार फ्राइंग होती है, उनके यहाँ से हम लोग यूज़ कुकिंग तेल को ला करके, और भारत का पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसको सतत विमानन ईंधन बोलते हैं, वो हमारे संस्थान ने बनाया था। और पहली डेमो फ्लाइट स्पाइस जेट की, जो आपको बाहर हमारे सेल्फी पॉइंट में उसका फोटो भी दिखेगा, वो हमने देहरादून से दिल्ली 2018 में उड़ाई थी। इसके अलावा हमारे यहाँ के बनाए हुए तेल से 2019 में और 2024 में रिपब्लिक डे फ्लाई पास पे भारतीय वायुसेना ने जहाज उड़ाए हैं। तो और अभी एक बड़ा प्लांट 9000 टन का प्लांट MRPL रिफाइनरी में आने वाला है, जो 2027 में चालू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, तो बहुत बड़े गर्व का विषय है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अनुसंधान हो रहे हैं, परिणाम भी निकल ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी वर्तमान आवश्यकता है, मतलब ईंधन की है, ऊर्जा की है, तो वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं? अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कब तक ये संभावना है? क्रूड ऑयल तो हमारे देश में पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में है ही नहीं, हमें सब इंपोर्ट पे ही रहना है। इसके अलावा एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो हमारे यहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें कोयला है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी कोल गैसिफिकेशन की परियोजना चलाई है, जिसमें कि बहुत सारा पैसा डाल रही है सरकार, ताकि अच्छे टेक्निक डेवलप्स हों जिससे कि हम कोयले का सही इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा बायोमास का ऊपर CSIR में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग मिशन मोड में चला रहे हैं कि बायोमास, जो सरप्लस बायोमास है, उससे कैसे हम फ्यूल्स एंड केमिकल्स बनाएं। इसके अलावा आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ में सोलर एनर्जी, जो कि एक फ्री एनर्जी अवेलेबल है सूर्य से हमको, उसका टैप कैसे ज़्यादा करें और कैसे हम लोग और 500 गीगावाट तक का हमारा लक्ष्य हो रहा है। तो उसमें CSIR की एक लेबोरेटरी है जो नीस्ट त्रिवेंद्रम करके, वो सोलर सेल प्रशिक्षण दे रही है वहाँ पे, वो रिसर्च भी कर रहे हैं और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं उसमें। तो काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड एरियाज में जा रहे हैं अदर देन क्रूड ऑयल, जिससे कि हमारी एनर्जी, देखिए हम एक ग्रोइंग कंट्री हैं, हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। आप देखिए कि जो आदमी पहले साइकिल चलाता था आज वो 2 व्हीलर चला रहा है, और जो 2 व्हीलर चलाता था वो कार चला रहा है। जिस घर में पहले खाली एक लैंप जलता था आज उसके पास AC भी है, TV भी है, फ्रिज भी है। तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से हमको किसी एक टेक्निक पे फोकस करके हमारा समाधान नहीं मिलेगा। तो हमें मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच, चाहे वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड हो या बायोमास रिलेटेड हो,
कोल रिलेटेड हो, विंड रिलेटेड हो, सोलर एनर्जी रिलेटेड हो, हाइड्रो पावर हो और न्यूक्लियर पावर, ये सारी पावर्स के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी इस ग्रोइंग कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम बात करें कि कार्बन उत्सर्जन की बात हम कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय हम कर रहे हैं? हाँ, इसमें देखिए पहले तो आप ये सवाल बनता है कि कार्बन उत्सर्जन से मतलब क्या है ना? जी। तो हम जितना भी आज की तारीख में जो फॉसिल फ्यूल्स जिसको बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जब उसको जलाते हैं तो उससे एक गैस निकलती है जिसको कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, जो हम सांस में भी बाहर छोड़ते हैं। ज़रूरी भी है, बहुत जरूरी, तापमान के लिए भी ज़रूरी है। तो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब हमारी शरीर में उस ऑक्सीजन से एनर्जी निकल जाती है तो CO2 को बाहर फेंकते हैं। इसी तरह से जो पेट्रोल वाली चलने वाली गाड़ी है वो पेट्रोल अंदर डालती है और जो उसका साइलेंसर से जो टेल पाइप से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी मात्रा पर्यावरण में लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लगभग 250 ppm थी, पार्ट पर मिलियन थी। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और हमने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल शुरू किया, ये बढ़ने लगी। ये बढ़ के अब 430 ppm तक आ चुकी है। ऐसा को आपको लगेगा कि बहुत छोटा, पार्ट पर मिलियन मतलब 10 लाख कणों में 400 कण है कार्बन डाइऑक्साइड के, ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन इस गैस की एक खासियत यह है कि ये सूरज की गर्मी को पकड़ लेती है, IR एक्टिव गैस है ये। तो इसकी वजह से धीरे धीरे वातावरण से जो गर्मी सूरज की टकरा के बाहर वापस चली जानी चाहिए थी, वो नहीं जा रही है, तो उसे पकड़ ले रही है, इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए कई सारे तकनीक चल रही हैं। उन सब तकनीक को जिसमें कि आप CO2 का उत्सर्जन कम करें, आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि अगर आप पानी को देखें, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O होता है, तो उसमें एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। अगर उनको तोड़ दें तो एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा और 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, जो कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में, इसको निकालने में आप 2 किलो से कम CO2 उत्सर्जित कर रहे हैं, तो उस हाइड्रोजन को आप ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं। परिभाषा के अनुसार वो हाइड्रोजन जिसको बनाने में 2 किलो से कम CO2 उत्सर्जित हुई है, वो ग्रीन हाइड्रोजन की श्रेणी में आ जाती है। तो कैसे आएगी? तो अगर आप सूरज की बिजली, सोलर एनर्जी को लेकर के एक इलेक्ट्रोलाइज़र लें और उस इलेक्ट्रोलाइज़र में पानी को तोड़ दें और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना लें, तो जो हाइड्रोजन बनेगी वो हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाइड्रोजन होगी। तो ये फ्यूल में भी काम आ सकता है, ईंधन में? हाँ, हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो बहुत हल्की गैस है, इसलिए आपको उसको एक अच्छी क्वांटिटी में पैदा करने के लिए बहुत हाई प्रेशर में रखना पड़ता है, वो चैलेंज है। लेकिन उसके अलावा बहुत ही अच्छा फ्यूल है, क्योंकि उसके जलने पे उससे ऊर्जा लेने के बाद फिर पानी बनने वाला है, कोई CO2 नहीं बनेगी। तो वो तो है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन समय हमारे पास थोड़ा कम है, तो एक छोटा सा संदेश अगर दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सबसे यही कहूँगा कि देखिए, हम एक ग्रोइंग कंट्री है, हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाला है। हमको ये सुनिश्चित करना है कि हम ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें, कैसे ऊर्जा को संतुलित करें उसके। और बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती इस चीज़ को करने में, बहुत छोटे छोटे अगर आप करते हैं। अगर आपके घर में खिड़कियां हैं और धूप आ रही है बाहर, तो लाइट ना जलाएं, खिड़कियों को खुला रखें ताकि आपको फ्रेश हवा भी मिलेगी और प्रकाश भी मिलेगा। अगर आपको अपने आसपास के दुकान तक जाना है तो कार या 2 व्हीलर का इस्तेमाल ना करें, पैदल चलें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, या साइकिल से जाएं। अगर आपको अपने घर में खाना बनाने के लिए कोई चीज़ फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट उसे चूल्हे में गर्म ना करें, उसे थोड़ा देर पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें, आपकी गैस भी बचेगी और आपका CO2 उत्सर्जन भी कम होगा। 1 किलो LPG को जलाने से 3 किलो CO2 बन जाता है जी। तो हर जगह हम लोग CO2 का उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी ऊर्जा का सोच समझ के सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी किसी समस्या में घिरेंगे। पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, एनर्जी भी सिक्योर रहेगी और हमारे देश आगे भी बढ़ता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि IIP महज एक प्रयोगशाला न होकर भविष्य की सुरक्षित एवं हरित ऊर्जा का गढ़ है, जहां पर पर्यावरण संतुलन के साथ भावी संकट से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इससे तेल आयात में भी कमी होगी। इसके अलावा प्लास्टिक की जो विकट समस्या है, इससे निपटने के लिए इससे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है
और साथ ही दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर खेती के अवशिष्टों से ऊर्जा कैसे उत्पादन करें और किस प्रकार से कौशल विकास का प्रशिक्षण दें, इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। तो आवश्यकताएं तो बढ़ रही हैं, ज़रूरतें बढ़ रही हैं और चुनौतियां भी बड़ी हैं, किंतु सतत प्रयास जारी हैं। आवश्यकता है तो इस मुहिम से जुड़ने की, इस जागरूकता अभियान के साथ होने की, जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को सही अर्थों में साकार कर सकें। इसी के साथ दूरदर्शन देहरादून की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।